नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है। ये प्रेस रिलीज के तहत गवर्नमेंट जानकारी देते हुए नजर आ रहे कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी के साथ जो गवर्नमेंट केस हार चुका है, वो केस के तहत गवर्नमेंट अब स्टडी करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक हार नहीं मानी है, ऐसा नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ये केस के सारे एस्पेक्ट केयरफुली कंसल्ट करके लेने वाले हैं। गवर्नमेंट को जैसे ही कंसल्टेशन पूरा हो जाएगा, गवर्नमेंट अलग अलग ऑप्शंस कंसीडर करने वाले हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी, जिसके तहत वोडाफोन से टैक्स वसूल किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है इंडिया के, उन्होंने हार नहीं मानी है, वो वोडाफोन से टैक्स अभी भी वसूल करना चाह रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि ये एग्जैक्टली केस क्या था। अगर ये केस की बात करें तो ये एक्चुअली इश्यू हुआ था मई 2007 में। मई 2007 में वोडाफोन ने हज कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। हज कंपनी उन्होंने खरीदी थी, उसमें उन्होंने 67% ऑफ स्टेक खरीदा था। ये स्टेक उन्होंने खरीदा था 11 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। अगर हम रुपए की बात करें तो ये लगभग उस जमाने के रेट के हिसाब से हो जाता है 45,000 करोड़ रुपए। ये जब खरीदी करी थी वोडाफोन ने हज की, तो बट ऑब्वियस है वोडाफोन बाहर की कंपनी है, हज बाहर की कंपनी है, दोनों नॉन रेसिडेंट कंपनी थी। लेकिन वो कंपनी के हज का जो बिजनेस था, वो एसेट थे, वो इंडिया में थे। इसलिए क्या हुआ कि इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कैपिटल गेन्स वसूली का नोटिस डाल दिया वोडाफोन पे। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको 7,990 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और वोडाफोन से उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स मांगा था। उन्होंने ऐसा बोला था कि आपने टैक्स टीडीएस कट करना चाहिए था। जब आप हज को पेमेंट कर रहे थे तब आपने टीडीएस कट करना चाहिए था, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था। वोडाफोन ने हज में उनका टेलीफोन बिजनेस तो खरीदा था इंडिया का, और साथ ही साथ एसेट भी उन्होंने हज में खरीदे थे इंडिया के। तो ये सारा उन्होंने खरीदी किया था और उसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर उस चीज पे थी कि सारे के सारे एसेट इंडिया के थे और बिजनेस इंडिया का था। भले ही दोनों कंपनी बाहर की है, लेकिन इंडिया के रिलेटेड हुआ है, इसका मतलब टैक्स इंडिया में भरना चाहिए था, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था। वोडाफोन वो नोटिस से नाराज हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन जो लिया था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में आया था। मतलब ये केस के तहत वोडाफोन को देना पड़ रहा था इनकम टैक्स को, जो लाइबिलिटी उन्होंने बोली थी 7,990 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी जो बोली थी, वो देनी पड़ रही थी। तो वोडाफोन उससे नाराज हो गए और वोडाफोन गए थे सुप्रीम कोर्ट में। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो वोडाफोन से पैसे नहीं वसूल सकते क्योंकि इनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता वोडाफोन पे। क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर हुआ है, ये फॉरेन कंपनीज के बीच में हुआ है। दोनों कंपनीज जो है वो दोनों नॉन रेसिडेंट कंपनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। 2012 में ये फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में फैसला दिया था, तो वोडाफोन उससे रिलीज हो गए थे। वोडाफोन 2012 में रिलीज हो गए थे, लेकिन उस जमाने में प्रणब मुखर्जी सर थे, वो फिनांस मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी सर ने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर मानना पड़ा तो वोडाफोन रिलीज हो जाएगा। तो प्रणब मुखर्जी सर ने क्या करा कि इनकम टैक्स के एक्ट में ही उन्होंने बदलाव करे। इनकम टैक्स के एक्ट में उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली बदलाव करे। अगर रिट्रोस्पेक्टिव बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो दिन आप कायदा करते हो, वो कायदा आप पुराने दिनों से काउंट करना चालू कर देते हो। मतलब 2012 में उन्होंने अगर कायदा बनाया है तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2007 से ये कायदा अप्लीकेबल है। जनरली रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट इसलिए अप्लीकेबल होता है कि कई कंपनियां जो होती है उनको बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में। अगर कुछ लूप होल्स अगर रहे तो कंपनी बेनिफिट लेती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हर देश की गवर्नमेंट ऐसा करते हैं कि इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट लाते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाते हैं, ताकि लूप होल्स का जो फायदा बाकी कंपनी ने लिया है तो वो ना ले पाए और वो टैक्स भरे। इसलिए प्रणब मुखर्जी सर ने दिमाग चलाया और रिट्रोस्पेक्टिवली इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए और पार्लियामेंट ने वो एक्ट पास भी कर दिया था। तो बट ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसमें बदलाव करना पड़ना बट ऑब्वियस था। तो वोडाफोन को था
कि अब उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो गया था। तो वोडाफोन को टैक्स पे करना था, तो वोडाफोन ने क्या करा, वोडाफोन ने क्या करा कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हुआ है, तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण वोडाफोन ने बायलैटरल ट्रीटी जो है नेदरलैंड की, उसको उन्होंने इंपोज करना चालू कर दिया। मतलब यहां पे ऐसा हो जाता है, मतलब यहां पे ऐसा हो गया था कि वोडाफोन ग्रुप जो है उन्होंने क्लॉज 9 ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उन्होंने इन्वोक कर दिया था। ये ट्रीटी थी इंडिया और नेदरलैंड के बीच में, ये साइन हुई थी 6 नवंबर 1995 में। ये जो ट्रीटी है वोडाफोन में इन्वोक करी थी 2014 में। इसका मतलब 2012 में जो फैसला आया था, गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में बदलाव किए थे 2012 से लेकर 2014 तक, इंडिया को ग्लोबली क्रिटिसाइज किया गया, इंडियन गवर्नमेंट को ग्लोबली क्रिटिसाइज किया गया, यहां तक कि गवर्नमेंट के फैसले को परवर्ड बता दिया गया। ऐसा बोला गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ जाने के लिए गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनकम टैक्स के प्रोविजन से वो बदल दिए। यहां तक इंडिया को क्रिटिसिज्म मिलता रहा। जब एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो एनडीए ने बोला था कि हम क्या करेंगे कि नए से टैक्स लाइबिलिटी सारे कंपनीज के हम डिफाइन करने वाले हैं और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के रूट से हम नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा वोडाफोन का मानना है। तो 6 नवंबर 1995 की जो ट्रीटी थी नेदरलैंड और इंडिया के बीच में, ये एग्जैक्टली क्या थी? तो ये ट्रीटी के तहत ऐसा बोला था कि दोनों कंट्रीज है, इंडिया है या फिर नेदरलैंड है, वो अपने देश में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं कंपनीज के, वो उसका प्रमोशन और प्रोटेक्शन करने वाले हैं। मतलब इंडिया में अगर नेदरलैंड की कंपनी है तो इंडिया नेदरलैंड की कंपनी का प्रमोशन और प्रोटेक्शन करेगा, या फिर नेदरलैंड में इंडिया की कंपनी है तो नेदरलैंड इंडिया की कंपनी का प्रमोशन और प्रोटेक्शन करेगा। ऐसी ये ट्रीटी थी। ये ट्रीटी में ऐसा बोला था कि दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के बिजनेस को एनकरेज करेंगे, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करेंगे और इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो बनाएंगे। दोनों कंट्रीज जो है वो ऐसा करेंगे कि एक दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में सारे के सारे कंपनीज को फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे और सारे कंपनीज का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी वो दोनों देंगे। मतलब एक दूसरे के कंट्री में प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी ली गई थी और साथ ही साथ फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट देने की बातचीत करी हुई थी ये ट्रीटी के तहत। जो ट्रीटी हुई थी इंडिया और नेदरलैंड के बीच में, तो ये जो ट्रीटी बनी थी उसको वोडाफोन ने डच यूनिट का नाम दिया। वोडाफोन ने ऐसा बोला कि ये जो ट्रीटी है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है हच और वोडाफोन के बीच में, ये ट्रांजैक्शन है डच फर्म और इंडियन फर्म के बीच में, ऐसा उन्होंने नाम बोल दिया। हम आपको बता दें कि ये जो ट्रीटी थी ये एक्सपायर हो गई थी 22 सितंबर 2016 को एक्सपायर हो गई थी। आइए हम बात करते हैं कि पीसीए मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ हेग, इन्होंने कौन से मुद्दे कंसीडर किए थे। उन्होंने सबसे पहले ऐसा बोला था कि वायलेशन हुआ है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, और साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इसका हवाला लिया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आर्टिकल 9 जो है, जो बायलैटरल इंटरनेशनल ट्रीटी में जो लिखा गया है इंडिया और नेदरलैंड के बीच में, उसमें मुद्दे दिए हैं कि इन्वेस्टर जो होता है एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का और दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का इन्वेस्टर होता है, इनमें अगर कभी डिस्प्यूट आए तो वो जो है वो दोस्ती के तरीके से वो सॉल्व करे और निगोशिएशन के थ्रू वो सॉल्व करे, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला है कि आर्टिकल 3 जो होता है, आर्टिकल 3 होता है मतलब यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसका आर्टिकल 3 जो होता है, इसमें ऐसा बोला है कि निगोशिएशन के थ्रू अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अधिकार है कि ये इशू जो है, ये डिस्प्यूट जो है ये सॉल्व कर सकते। मतलब उन्होंने अपना ज्यूरिसडिक्शन क्लेम किया है ये केस के ऊपर। उन्होंने फाइनल फैसला देते हुए बोला कि इंडिया का कंडक्ट जो है, जो वोडाफोन पे लायबिलिटी लगा दी है टैक्स की लायबिलिटी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो गारंटी दी जानी चाहिए, जो एक्चुअली ये ट्रीटी में जो बोला गया था आर्टिकल 4(1) में बोला गया था कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दी जाएगी इन्वेस्टर कंपनी को, तो वो नहीं दी गई है। इसलिए जो इंटरेस्ट जो इंडिया लगा रहा है वोडाफोन पे या फिर पेनाल्टी लगा रहा है, ये जो है ये एक्चुअली
नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने वोडाफोन के फेवर में ये फैसला दिया है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि वोडाफोन जो है उसको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। जो एक्चुअली ट्रीटी में बोला गया था वो फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है वोडाफोन को। इसलिए उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने फैसला वोडाफोन के फेवर में लिया ही, मतलब इंडिया को ऐसा बोला कि आप वोडाफोन से अब टैक्स नहीं वसूल सकते हैं, इस केस के लिए आप टैक्स वसूल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने और एक मुद्दा बोला है कि वोडाफोन का खर्चा हुआ है, उनको लीगल कॉस्ट देनी जरूरी है, इसलिए उन्होंने पाउंड 43,27,294 रुपए पाउंड का उन्होंने पेनाल्टी लगा दिया है इंडिया पे। मतलब ये आता है लगभग 40 करोड़ रुपए तक का पेनाल्टी इंडिया पे लगा दिया है आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, पीसीए ने ये पेनाल्टी लगा दिया है 40 करोड़ रुपए का। तो ये केस में एक्चुअली तरह तरह के मुद्दे हैं। मतलब वोडाफोन का ऐसा मानना है कि इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके फैसला लिया है, उन्होंने एक्ट जो है इनकम टैक्स एक्ट में ही बदलाव किया है और हमसे टैक्स वसूला है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ये कैपिटल गेन टैक्स है और वोडाफोन ने लूप होल्स का फायदा लिया है, इनकम टैक्स में जो लूप होल्स थे उसका फायदा लिया है, इसलिए हमने इनकम टैक्स में बदलाव किए थे। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो वोडाफोन तो रिलीज हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तो अपने प्रेस रिलीज के तहत फिर से एक बार बता दिया है कि हम इसका स्टडी करने वाले हैं, कंसल्टेशन लेने वाले हैं और आगे के लीगल ऑप्शंस की हम जानकारी लेने वाले हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट अभी भी हार नहीं माना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।